Hello dear student, welcome you to our new video. My name is Satish Chauhan, presently teaching in Suraj School Bawal. So today we will start our new chapter of ninth class civics, working of institutions. Okay, so let's start this topic. इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें बेसिकली यही कि बताया जाएगा, वर्क इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं मींस जैसे कि चैप्टर ये जब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अच्छे से डिफाइन करेगा कि एक गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है और गवर्नमेंट के अंदर कितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। तो उनके काम करने का तरीका और साथ में जो इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सब कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन सबको इसमें एक अच्छे तरीके से समझाया गया है। जो कि नॉर्मली हम गवर्नमेंट को देख के नहीं समझ पाते, लेकिन लेट्स कंटिन्यू आवर दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द पीपल इलेक्टिंग देयर रूल्स। यानी कि ये कहा गया कि ये डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को चुन दिया और वो लोग रूल कर रहे हैं। इन ए डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीडर्स। यानी कि जो जो चुन लिए गए हैं, लीडर हैं, इलेक्टेड जो एमपी एमएलए हैं, उनको भी काफ़ी रूल्स होते हैं, एक प्रोसीडर्स होते हैं, प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क विद इन इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके साथ और उनके तहत ही काम करना पड़ता है। ये चैप्टर दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। उन इंस्टीट्यूशन के बारे में चैप्टर हमें बताएगा। ओके, सो इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे कि जो मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री, जो भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, क्या वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लेता है या कैबिनेट लेती है या गवर्नमेंट ऑफिसर लेते हैं, और उनको इम्प्लीमेंटेड। सबसे बड़ी बात है ये है कि एक डिसीजन आपने ले लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेड यानी कि उसको लागू कैसे कराया जाए, जनता उसको कैसे समझे और उसको पब्लिक को उसको कैसे फ़ायदा मिले उस चीज़ का। वी आल्सो लुक एट न्यू डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस डिसीजंस। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई डिसीजन आता है, जाहिर सी बात उसके दो साइड होती हैं, वन साइड पॉजिटिव तो सेकंड साइड नेगेटिव। तो डिस्प्यूट जब कोई किसी डिसीजन को लेकर खड़ा होता है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। ओके, और यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम लोग लगभग 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आप इसके बारे में जानते हैं और वैसे थोड़ा सा हल्का सा मैं कर देता हूँ। जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों पार्ट ही हैं जिनसे एक कोई भी डिसीजन निकलता है। निर्माण, पहले कोई कानून बनता है, फिर उसकी पालना होती है, और अगर उसकी पालना में कोई दिक्कत है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जुडिशरी की हेल्प ले सकता है। तीनों स्टेज हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड दिस समथिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस अर्ली, वही चीज़ बताई जा रही है। थोड़ा आगे करते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू, ये काम कैसे करते हैं, हाउ क्या काम करते हैं, कैसे कनेक्ट रहते हैं अदर इंस्टीट्यूशन से, व्हाट मेक्स इट्स फंक्शन मोर और लेस डेमोक्रेटिक। इससे जो क्या ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं डेमोक्रेटिक होते हैं या इनसे डेमोक्रेसी को कितना फ़ायदा होता है। ओके, इसमें यही बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। मैं आगे आपको जो इसके जो बेसिक पॉइंट हैं उनके बारे में ले चलता हूँ। यहाँ पे एक एक्चुअली यहाँ पे केस स्टडी दी गई है। यहाँ पे टॉपिक जो है इसका, हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, की जो बड़े बड़े डिसीजन हैं वो कैसे लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर दिखा रखा है, ऑन अगस्त 13 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। यानी कि 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया है। और उस ऑफिस मेमोरेंडम के
जो सीरियल है वो डिटेल यहाँ दे रखी है। इसका बेसिक क्या था कि इसमें मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि इस ऑर्डर में क्या कहा गया था। इससे पहले जो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ SC ST को ही, यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को ही रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन उस समय पे एक मंडल कमीशन बना था, अभी इसमें आगे नाम आएगा उसका। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि जो स्पेशल बैकवर्ड एजुकेशन के तौर पे या सोसाइटी के तौर पे बैकवर्ड है, उन लोगों को भी 27% तक का रिजर्वेशन मिले। तो उस ऑर्डर को उस समय की गवर्नमेंट ने लागू किया था, और उसी के ये डिटेल दे रखी है। ये लागू किसने किया था, किस डिपार्टमेंट ने? ये डिपार्टमेंट है द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ये डिपार्टमेंट थोड़ा लंबा नाम है, बट ये है कि इसके द्वारा ही इस ऑर्डर को लागू किया गया था। साइन द ऑर्डर उन्होंने साइन किए थे। इट वाज क्वाइट शॉर्ट। ये मैं दिखाता हूँ आपको ऑर्डर। यहाँ पे ये छोटा सा ऑर्डर है, ये देखिए 1 पेज का ही है मुश्किल से, लेकिन इस ऑर्डर रिजल्ट कम आउट हुआ वो काफ़ी वो था, पूरे देश में लगभग आग सी लग गई थी इसको लेकर के। क्योंकि काफ़ी लोगों की जो जॉब्स थी, जो SC ST थे, उनकी जॉब्स, उनको लगा कि भाई पहले तो हम ही रिजर्वेशन में थे, अब हमारी जॉब्स में कई और भी भागीदार आ जाएंगे। तो इससे काफ़ी हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे पूरे देश में। ओके, सब आगे चलते हैं। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। इसमें कहा गया है कि ये एक नॉर्मल ऑर्डर की तरह लगता है जो आपने स्कूल में भी देखा होगा, और कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर या सर्कुलर निकलता रहता है। द गवर्नमेंट इशू हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। यानी कहा गया कि एक गवर्नमेंट है वो लगभग 100 के करीब या 100 से ज़्यादा भी ऑर्डर रोज़ के दिन निकालती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, एंड बिकम ए सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। और लेकिन कहा बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ये ऑर्डर था, यानी कि जो ये 13 अगस्त वाला जो ऑर्डर था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। और इससे क्या हुआ, कई सालों तक, यानी कि अभी भी इसको लेकर के कई बार कंट्रोवर्सी खड़ी आती है। सो लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपन लेटर। की कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है और उस डिसीजन लेने के बाद क्या होता है, उसका समाधान कैसे निकलता है, क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में है। यहाँ पे देखो चीज समझा जाएगा। द ऑर्डर अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी डिसीजन। यहाँ पे कहा गया कि एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया गया था। इस ऑर्डर में क्या था कि 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आर रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस SEBC। यानी कि अभी तक जो गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन था सिर्फ SC और ST को ही मिलता था। अब इसके अलावा एक नया कोटा आ गया था SEBC, जिसको 27% तक जॉब्स में उसको कोटा मिलेगा, यानी कि 27% जॉब्स इन लोगों को भी मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है SEBC इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये SEBC क्या है? SEBC ये है कि इसमें वो कास्ट शामिल रहेंगी जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है कि भाई ये कास्ट है, इसको हम एज ए बैकवर्ड काउंट करेंगे, यानी कि सोशली या एजुकेशनली जो समाज में पिछड़े हुए हैं, या फिर उन्होंने वे एजुकेटेड नहीं हैं। ओके, द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल ओनली शेड्यूल कास्ट। यहाँ पे वही बात बताई गई है कि अभी इस ऑर्डर के आने से पहले ये सिर्फ जो रिजर्वेशन का जो एक प्रॉफिट था या उसका जो फायदा था, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ही मिलता था। नाउ ए थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस। अब एक नई कैटेगरी आ गई थी SEBC। सो ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर द कोटा। जो भी बैकवर्ड था उसको 27% की कोटा आ गया था, उसमें उसको जॉब मिल सकती हैं। अदर्स कुड नॉट कंप्लीट फॉर दिस जॉब, यानी कि इसके अलावा जो इस कोटे में शामिल नहीं थे, जो बैकवर्ड या एजुकेटेड पीछे नहीं थे, उनको इस कोटे में नहीं रखा गया। ओके, आगे चलते हैं।
ओके, अब यहाँ पे बताया जाएगा कि ये डिसीजन जो लेते हैं इतने बड़े बिग डिसीजन, पूरा जो देश प्रभावित होता है, ये डिसीजन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे क्या डिसीजन लिए जाते हैं। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, ये जो मेमोरेंडम जो हमने देखा था ऊपर 13 अगस्त वाला, ये किसने ऑर्डर किया था, किसने इशू किया था। क्लियरली सच ए बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट। अब इसमें कहा गया है कि उस पे डॉक्यूमेंट पे एक साइन थे। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं जिसने साइन किए हैं वो ही, उसने ही ये इस चीज़ को लागू किया होगा, लेकिन वो सिर्फ वो तो एक ऑफिसर था जिस जो डिपार्टमेंट के पास भेजा गया था। इसके पीछे एक्चुअल माइंड किसका था, यहाँ पे कहा गया है द ऑफिसर वॉज मरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, यानी कि जो डिपार्टमेंट था पर्सनल पेंशन पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन करके, उस डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ऑफिसर था जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था और इसलिए उसने साइन किए थे। लेकिन उसी के पास उसने ही या उसका ही आइडिया था या उसी के पास पावर थी डिसीजन लेने की, ये नहीं है। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country, यानी कि और दूसरे डिपार्टमेंट थे या फंक्शन थे या लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को फैसला लिया था और इस डिपार्टमेंट ने उसको एग्जीक्यूट किया था। ओके, सो यहाँ पे वो बताए गए हैं कौन कौन से बिग फंक्शंस होते हैं, या यहाँ पे जैसे कि 3 डॉट दे रखी है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं सबसे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कंट्री में। एक्चुअली में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का आप लोग समझते हो कि हमारे यहाँ बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को ही पावर ज़्यादा है, जबकि और अदर कंट्री लाइक अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास ही ज़्यादा पावर होती है। हालांकि जो भी एक ऑर्डर पास होते हैं या लॉ बनते हैं उस पे प्रेसिडेंट के बिना या गवर्नर के बिना उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो एक तरह से वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही जो फर्स्ट सिटीजन होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंट पावर, और यही होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो गवर्नमेंट की मैक्सिमम पावर को यूज करते हैं। इट टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग, इनके पास जो कैबिनेट होती है उनसे आपस में डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट, पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर को उसके पास लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका समर्थन जरूरी होता है। सो वेयर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम, तो इसमें कहा गया कि ये सब क्या ये सब उस ऑफिस मेमोरेंडम जो लागू किया गया था उसमें शामिल थे। अब यहाँ पे दोबारा उस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा। मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशंस ऑफ ए लॉन्ग चेंज, यानी कि काफ़ी लंबे जटिलताओं के बाद उसकी अच्छे से उसको समझा गया, उसके बाद जा कर के ये ऑफिस मेमोरेंडम OM जो था वो निकल के आया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड, अब देखो उस पूरी प्रोसीजर को यहाँ पे बताया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेज कमीशन इन 1979 कि 1979 में एक कमीशन अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने, सेकंड बैकवर्ड क्लासेज। इसमें क्या था, इट वाज हेडेड बाय BP मंडल, इसके जो हेड थे वो BP मंडल थे। अब मंडल उनका सरनेम होने की वजह से इसको हैंस इट वाज पॉपुलर कॉल्ड द मंडल कमीशन कहा गया। इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई, उनसे क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि वो आइडेंटिफाई करें उन लोगों को जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज है इन इंडिया, और साथ में ये रिकमेंड भी करें टू स्टेप टू टेकन देयर एडवांसमेंट, कि कैसे क्या करें जिससे वो लोग समाज में इक्वल हों, समाज में उन्हें भी मौका मिले। सो द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि अगर हम इन चीज़ों को करें
तो फिर इनका ये समाज में इक्वल हो सकते हैं, या एजुकेशन के तौर पे भी ये लोग आगे आ सकते हैं। तो उन रिकमेंडेशन में से सबसे जो इम्पोर्टेंट वो थी वन ऑफ दीज वॉज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली, यानी कि जो 27% जो कोटा था उसके लिए कहा गया 27% इन लोगों को भी SEBC डिपार्टमेंट जो कोटा बना गया था इसको भी दिया जाना चाहिए। और द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, जब मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। फॉर several years many parliament and parties kept demanding the implementation of, जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद भी ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। कह रहे हैं कि काफ़ी समय तक इस चीज़ को लेकर के डिस्कस करते रहे कि भाई जब मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू कर दिया, यानी कि जो 27% वाले जो कोटे थे उसको लागू कर दिया जाए। देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989 में लोकसभा इलेक्शन आए। उस समय में क्या था, ये चुनाव का मुद्दा बन गया। इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ जनता दल थी, उसने प्रॉमिस किया कि दैट इफ वोटेड टू पावर, यानी कि अगर उनको वोट दी गई और वो पावर में आए तो इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट, तो वो इस मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी यानी 27% वाली उसको लागू कर देंगे। सो इससे लोग काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। एंड द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट, जनता दल की गवर्नमेंट बन गई। सो ये भी एक सोचने वाली बात है यहाँ पे कि पब्लिक है वो किस तरह से अट्रैक्ट हो जाती है किसी प्रोमिस को लेकर के। और उन्होंने उस समय जो VP सिंह थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद सोशल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट, उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। ओके, यहाँ पर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट, जब उन्होंने प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि एड्रेस टू हिज पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट को जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा, इस बारे में कहा कि जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उनकी जो रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि भाई 27% कोटा दिया जाए SEBC वालों को, तो उसको लागू करने के लिए कहा। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक ए फॉर्मल डिसीजन, जो एक कैबिनेट थी उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया, इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन की कैसे भी करके इस काम को पूरा किया जाए। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर VP सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग ये अंदर रूम में हुई, उसके बाद ये पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया गया कि हम एक्चुअली में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, सो डिसीजन थ्रो स्टेटमेंट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा में इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि बेसिकली जो काफ़ी जो लॉज हैं, कानून हैं, उनको अगर बनना है तो वो दोनों ही सदन से लगभग पास होने चाहिए। इसमें भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वो सेंड टू डिपार्टमेंट, उसके बाद जो डिसीजन था वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उन सेंटर को भेज दिया गया। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड, और जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने एक ड्राफ्ट रेडी किया इस चीज़ को लेकर के, एंड टुक द मिनिस्ट्री अप्रूवल, और मिनिस्ट्री को तो भेजा गया अप्रूवल के लिए। और उसके बाद एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर, यानी कि आप ये एक चीज़ ये भी है कि अगर हमने कोई चीज़ सोची है उसको कानून बनाना है तो उस समय जो ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो बड़ी बारीकी से, ताकि उसमें कोई ऐसा वर्ड ऐड ना हो जाए जिससे कि इसका बेनिफिट लोगों को ना मिले, तो उस चीज़ को काफ़ी बारीकी से देखते हैं। जब फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया तो उस पर ऑफिसर्स ने साइन किया और वो डॉक्यूमेंट बन गया, OM बन गया, यहाँ पे दे भी रखा है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशूड इन द कंट्री। इसके बाद जब ये कानून बना तो उसके बाद पूरे देश भर में बात होती रही, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, वर फुल और डिफरेंट व्यूज ऑफ ओपिनियन ऑफ द इशू। सभी के किसी को इसके पॉजिटिव, कोई फेवर में था, कोई कह रहा था नहीं ये गलत हुआ है। इट लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट,
इसके कई इसके फेवर में उतर रहे थे और कई इसके विरुद्ध उतर रहे थे। कुछ इसमें से कुछ हिंसात्मक भी है, वायलेंट यहाँ पे वर्ड भी आया है, विच वर वायलेंट। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि इनको लगा कि अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो SC ST के जो थे पहले सिर्फ उन्हीं के पास रिजर्वेशन था, अब और लोग पास भी हो गया है। सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमोंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेट ऑफ जॉब रिजर्वेशन। उसको लगता था कि भाई ज़रूरी है, अगर जब तक जॉब में जब तक कास्ट में जब इनइक्वालिटी है, यानी कि कास्ट समान रूप से नहीं है, तो जॉब्स में रिजर्वेशन भी होना चाहिए, ताकि उन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं उनको सामने आने का मौका मिला। दे फेल्ट दैट वुड गिव ए फेयर अपॉर्चुनिटीज टू दोज कम्युनिटीज हु सो फार हैड नॉट एडुकेट, यानी कि जो कम्युनिटी, जो समाज का वो तबका जिसे गवर्नमेंट में आने का मौका नहीं मिला है या गवर्नमेंट जॉब्स में आने का मौका नहीं मिला है, वो इसमें इस रिजर्वेशन के सिस्टम से वो आगे आ सकता है। जबकि दूसरा जो था तबका था वो क्या कहता है, अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर, लेकिन दूसरों को लगा कि ये अनफेयर है, एज इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जो एक कहते हैं कि हम समान हैं, सभी इक्वल हैं, उसको ये कहीं ना कहीं एक तरह से रूल को ब्रेक करता है। दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटी, यानी कि अगर कोई बैकवर्ड कम्युनिटी से नहीं है और उसके पास अच्छी ज़्यादा क्वालिफाइड भी है, पढ़ा लिखा भी है हर तरह से, लेकिन उसको जॉब नहीं मिले क्योंकि वो एक रिजर्वेशन के सिस्टम में नहीं आता है। तो सम फेल्ट दैट दिस वुड perpetuate कास्ट फीलिंग अमोंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी, जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उस पर एक तरह से कहते हैं कि चोट करता है। इन दिस चैप्टर, ये कह रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी वुड नॉट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट। यहाँ पे कहा गया कि ये चैप्टर में हम बेसिकली हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि डिसीजन जो उसमें लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो सही था या गलत था। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री, कि इस देश में, हमारे देश में किस तरह बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। अभी आगे यहाँ पे कहा जा रहा है हु रिजोल्व दिस डिस्प्यूट, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया, जैसे कि यहीं पर ही हो गया, इस ऑर्डर में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा देश में हिंसक प्रोटेस्ट भी हुए थे, तो अगर डिस्प्यूट को सोल्व कैसे करेंगे। यू नो द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में काफ़ी लोग गए, यहाँ पे कहा भी गया है दिस ऑर्डर फाइल्ड ए नंबर ऑफ केसेज इन द कोर्ट्स, काफ़ी लोगों ने कोर्ट में अपील की। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, इनवैलिड मतलब कि ये पूरी तरह से जीरो है, इस कानून की कोई महत्वता नहीं है, ये कानून जो बनाया गया है गलत बनाया गया है। एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसको लागू करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंचड ऑल दिस टुगेदर, जो जितने भी केसेस आए थे रिगार्डिंग इसके मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन की, उन सभी को इकट्ठा किया गया। और ये जो एक केस बना, इसका जो फेमस हुआ इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यानी कि जो केस टाइटल था, जो नाम था केस का, वो इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हुआ। 11 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसको सुना बोथ साइड से, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से सुना, और उसके बाद मेजोरिटी के जरिए द सुप्रीम कोर्ट जजेज 1992 में डिक्लेयर किया गया कि दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, कि ये जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था, जो कानून बना था, ये बिल्कुल सही था। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स original order and said that well-to-do person among the backward class should be excluded from the getting the benefit of reservation, यानी कि ये कहा गया कि जो भी इस रिजर्वेशन का जो लोग फ़ायदा उठाएंगे उनके अच्छे से उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करी जाए। अकॉर्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड another office memorandum on 8 September 1993, the disputed thus came to end and this policy has been फॉलोड सिंस देन। और उसके बाद यानी कि इस तरह से ये जो 27% का जो रिजर्वेशन था वो भी फाइनली आया, और जो डिस्प्यूट था उसका भी ख़त्म, उसका भी एक तरह से रिजॉल्व हो गया, सोल्व हो गया। ओके, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ओके डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ जो भी आपकी जो क्वेरी है उसको कमेंट करें,
और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। एंड थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ओके डियर स्टूडेंट, बाय।